गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं कारों का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में अपन कारों को कंप्लीट कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग अंडर कारो। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी। अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी informed you that the company does not properly disclose the purity of gold used on the jewelry. Okay. देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन फ्रॉड पे फोकस कर रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? फ्रॉड पे फोकस कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एम्प्लॉय आपको आके बता रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दे रही है कि किस क्वालिटी का गोल्ड है। या फिर मान लीजिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग जो किए हुए हैं, ध्यान रखना कंपनी क्या कर रही है, उससे कंप्लाई नहीं कर रही है। ये एम्प्लॉय का कहना है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है। तो देखिए अगेन फ्रॉड किससे रिलेटेड है? क्वालिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्वालिटी ऑफ गोल्ड से रिलेटेड है। अब ध्यान रखना क्वालिटी का डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई है ना रिलेशन नहीं है, राइट। क्वालिटी में फ्रॉड, ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली किसी भी तरीके से मटेरियली अफेक्ट नहीं करती है। देखिए अपन ने जब कारो स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग सेशन में मैंने क्या बोला था, कारो में जो अपना स्कोप है वो भी कहाँ से डिसाइड होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे। कारो में गाइडलाइन थी कि ध्यान रखना यहाँ पे जितने भी क्लॉज है वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करने की बात नहीं करी, आपको वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ रिपोर्ट करना है। और आपकी जो अप्रोच आएगी वो भी ध्यान रखना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी अप्रोच रहने वाली है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या बोलती है? फ्रॉड के रिलेशन ऑडिटर का कंसर्न क्या होता है? फ्रॉड दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो फ्रॉड है ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। देखिए अगर क्वालिटी को रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले कंपनी के पास कोई नोटिस आएगा, कंपनी उसके साथ है ना कोई हो सकता है कोर्ट में जाएगी, कोर्ट का क्या डिसीजन होता है उसके बाद है ना डिपेंड करेगा फ्रॉड है या नहीं है, उसके बाद डिपेंड करेगा फाइन वगैरह के बेसिस पे क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को है ना अफेक्ट करता है या नहीं करता है। आज की डेट पे ध्यान रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है ना इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ध्यान रखना ये हमारे स्कोप से बाहर है और हमको यहाँ पे किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्लॉज 11 क्या बोलता है? क्लॉज 11 बोलता है हमको फ्रॉड के रिगार्डिंग रिपोर्ट करने का। देखिए पैरा 3 क्लॉज 11 क्या बोलता है? रिक्वायर द ऑडिटर टू कमेंट वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड on the company has been noticed or reported during the if yes the nature and amount involved is to be indicated। पर ध्यान रखना यहाँ पे इसकी जो गाइडेंस है वो कहाँ से हमको लेनी पड़ेगी? ऐसे से। देखिए क्या बोला है कि बता रहा है कि ये जो कंपनी कर रही है ऑफ कोर्स इट्स अ फ्रॉड। पर ध्यान रखना फ्रॉड के लिए जो स्कोप है उसका गाइडेंस कहाँ से लिया जा रहा है? ऐसे 240 से लिया जा रहा है। तो देखिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑन fraud under Caro 2020, there is no implication for misstatement in the financial statement. Hence, no reporting is necessary for non-disclosure of a purity of gold on the jewelry. Right? चलिए next question देखते हैं। What are the reporting requirement in the audit report under Company Act 2013 and Caro 2020 for the following situation? देखिए एक तो आपको सेक्शन 143 याद है, 143(12) जो कंपनी एक्ट ने जो फ्रॉड के बारे में बताया गया है। एक तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करने की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से है ना वहाँ पे कवर होंगे और ये कारों में कौन कौन सी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। कुछ अपन को अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। तो देखिए पहली सिचुएशन है फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो ये ध्यान रखना ये दोनों में रिपोर्टिंग होगा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। A fraud has been committed against the company by a vendor of the company। ये ध्यान रखना ये 143(12) में कवर नहीं होगा, ये उसके स्कोप से बाहर है। The fraud company has committed a major fraud on its customer and the case is pending in the court। फ्रॉड किसने किया है? कंपनी ने किया है। अगेन ये दोनों में आपको कवर करना पड़ेगा। देखिए कारो में तो कारो का स्कोप तो बढ़ा दिया था, ऑन द कंपनी बाय द कंपनी, राइट। कारो ने तो बहुत अपना स्कोप बढ़ा दिया। A fraud has been reported in the cost audit but not noticed by the statutory auditor in this audit। ये भी ध्यान रखना अगेन दोनों में कवर होगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा है सेकंड वाला जो ध्यान रखना 143(12) में आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर मैं आपको 143(12) की कवरेज बताऊँ तो वहां पे कवरेज में क्या क्या आएगा? फ्रॉड कमिटेड बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, राइट, is being or has been committed in the company by its officer or employee। तो ध्यान रखना वेंडर वाला केस यहाँ पे कवर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पे भी ध्यान रखना जो सेकंड वाला पॉइंट है वहाँ पे बोला है कि नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ
143.12। कारों में ध्यान रखना, चारों ही क्लॉज को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कारो 2020 has made several significant changes and has introduced many new reporting requirements with Caro 2016. In view of the above, describe the relevant clause relating to Nidhi Company compliance with the net on fund to deposit requirement and the related provision. What audit procedure are to be adopted for verification and reporting on the same? Okay, देखिए अगेन 12th कॉज किससे रिलेट करता है, निधि कंपनी से। निधि कंपनी में ऑडिटर क्या क्या चेक करता है, एक तो चेक करता है नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट, उसका रेशियो क्या होना चाहिए 1:20 वाला है ना रेशियो होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट, राइट। ये अपन क्यों रखते हैं, टू मीट आउट द लायबिलिटी, बराबर। एंड ध्यान रखना आप चेक करते हैं क्या कंपनी रेगुलरली पे कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। जो डिपॉजिट ली है साथ में उसमें इंटरेस्ट वगैरह है क्या, उसका रेगुलर पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ध्यान रखना इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा, साथ में मैनेजमेंट से जो रिप्रेजेंटेशन है, साथ में जो मैनेजमेंट ने जो काउंटिंग वगैरह किया है, राइट, उसके जो प्रोसीजर ऑडिटर क्या करेगा उनको भी चेक करेगा। रिगार्डिंग टू नेट ऑन फंड कैलकुलेशन, डिपॉजिट लायबिलिटी कैलकुलेशन, ऑडिटर क्या करेगा खुद भी चेक करेगा क्या रहना रेशियो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो देखिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स। कौन कौन सा, एक तो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20, ये कौन सा मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट to meet out the liability and whether there has been any default in payment of interest on deposit or repayment thereof for any period and if so the details thereof, right। क्या कंपनी रेगुलरली पे कर रही है, नहीं कर रही है, तो ध्यान रखना ऑडिटर को उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, राइट। अब देखिए कुछ भी नहीं है, पहले आपको नेट ऑन फंड का अगर आपको फिर से मीनिंग बताया, नेट ऑन फंड क्या होता है फॉर द पर्पज ऑफ निधि कंपनी, राइट है। इसमें अपन देखते हैं एक तो अपन पेड अप शेयर कैपिटल कंसीडर करते हैं, एक अपन क्या करते हैं फ्री रिजर्व कंसीडर करते हैं, साथ में अपन लेस करते हैं क्या इनटेंजिबल एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेज, राइट। फिर अगेन आपको बताते हैं डिपॉजिट जो कंपनी लेती है उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट लायबिलिटी। ऑडिटर क्या करता है, इनका रेशियो चेक करता है। ध्यान रखना इन दोनों का जो कंप्यूटेशन है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। इन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ MM Limited, your audit team has identified the following matter: all amount of ₹4 lakh per month for the marketing service rendered is paid to Messrs MG Associate, a partnership firm in which director of MM Limited is also managing partner with a profit sharing ratio of 30%। ओके, तो MM Limited और जो MG है, MG और MM है, ये दोनों क्या है, रिलेटेड पार्टी। क्या है, रिलेटेड पार्टी। दोनों के बीच में क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, राइट। दोनों के बीच में क्या हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है। Now, based on the independent assessment, the consideration paid is higher than the arm's length price by ₹1.5 lakh per month। तो ईयरली अपन कितना उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 18 लाख पर एनम हम क्या कर रहे हैं उसको है ना एक्सेस दे रहे हैं। While the transaction was accounted in the financial statement based on the amount paid, no separate disclosure has been made in the notes forming part of the account। Give your comment फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो। आपको सिर्फ कारो के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्लॉज 13 है उसके बेसिस पर हमको क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पहले तो अगर कंपनी ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है तो हमको बताना होगा उसका नेचर, राइट, और क्या ट्रांजेक्शन हमको पहले तो वो बताना पड़ेगा। साथ में हमको देखना है क्या उन्होंने सेक्शन 170 से 188 से कंप्लाइंस किया है, साथ में जो उसकी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है क्या उससे कंप्लाई किया है या नहीं किया है, राइट। और अगर नहीं किया तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हम यहाँ पे बताएंगे क्या करना है। यहाँ पे 1.5 लाख का ध्यान रखना, आर्म लेंथ प्राइस से क्या कर रहे हैं, ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ईयरली ध्यान रखना 18 लाख ध्यान रखना क्या हो रहा है, ज्यादा पेमेंट हो रहा है। देखिए इन केस ऑफ क्लॉज 13 क्या बात करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं रिलेटेड पार्टी के साथ में क्या वो सेक्शन 177 और 188 के कंप्लायंस में है या नहीं। और ध्यान रखना उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है या नहीं दिया है। तो ऑडिटर को बेसिकली इसमें क्या चेक करना होता है और क्या रिपोर्टिंग करनी होती है, whether all transaction with the related party are in compliance with the given section and whether related party disclosure are required as required by the relevant accounting standards are given in the financial statement। अब देखिए इन व्यू ऑफ द अबव ऑडिटर क्या करेगा,
पहला तो बताएगा नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस, राइट। साथ में क्या बताएगा, डिस्क्लोजर क्या देगा, अमाउंट इन्वॉल्विंग कंसिडरेशन फॉर द मार्केटिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द एमजी एसोसिएट इज हायर देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग बाय 1.5 लाख पर मंथ। ईयरली क्या दे रहे हैं, यहाँ पर 18 लाख क्या कर रहे हैं, ज्यादा पेमेंट उसको कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, इन दोनों चीजों को रिपोर्ट करेगा अपनी कारो रिपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आरएनटी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद मिस्टर राम, son of one of the director of the company, which is an arrangement by which the R&T Limited is in process to acquire assets for consideration other than cash. Under Cardo 2020, as a statutory auditor, how would you report? तो देखिए, इन माय ओपिनियन दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। उस केस में अपन क्या देखते हैं, क्या सेक्शन 192 से कंप्लायंस में है या नहीं, राइट। और दूसरा ध्यान रखना, ये अगेन यहाँ पे भी क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए अपन जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, सन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी है। क्या है, सन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो अगेन वो क्या है, ध्यान रखना, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर होता है। और अगर कंपनी क्या कर रही है, रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन कर रही है, तो ध्यान रखना वो भी कंप्लायंस में होनी चाहिए किसके, 177 और 188 के। तो यहाँ पे दो क्लॉज में रिपोर्टिंग जानी चाहिए। एक तो कौन सा जाना चाहिए, अभी अपन जो ऊपर देखा था रिलेटेड पार्टी वाले क्लॉज में, और दूसरा जो क्लॉज 15 है किससे रिलेटेड, नॉन कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ध्यान रखना वहां पे भी इसकी रिपोर्टिंग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ऑडिटर को बताना है क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन किया है, और अगर किया है तो क्या सेक्शन 192 से कंप्लाई किया है या नहीं किया है, राइट। फिर ध्यान रखना अगेन सेक्शन 192 के बारे में बता रहे हैं कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होती है। अगर कंपनी क्या कर रही है, कोई एसेट बेच रही है या फिर क्या कर रही है, खरीद रही होती है, तो ध्यान रखना उस केस में क्या होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन लग जाता है। अगर ध्यान रखना कंसिडरेशन क्या है, कैश में नहीं, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है तो ध्यान रखना उसमें क्या होता है, 192 अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ तो पहला वाला केस क्या है, कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, एसेट बेच रही है फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम द कंपनी, राइट। यहाँ पे क्या कर रही है, अरेंजमेंट बाय विच कंपनी एक्वायर और इज टू एक्वायर एसेट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर और पर्सन सो कनेक्ट। यहाँ पे क्या कर रही है, कंपनी के एसेट ले रही है, राइट। तो देखिए पहला तो क्या है, ऑडिटर को बताना है क्या कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन किया है इन नॉन कैश विद द डायरेक्टर ड्यूरिंग द ईयर, और सेकंड क्लॉज क्या है, क्या 192 से कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगेन यहाँ पे उसकी फिर से ना रिपोर्टिंग आपको करनी है। साथ में ध्यान रखना यहाँ पे जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, पास करना होता है। देखिए क्या बोल रहा है, अप्रूवल है नॉट बीन ऑब्टेन्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ऑडिटर यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी तक जनरल मीटिंग में इसका अप्रूवल नहीं मिला है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके एक सेकंड, देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अगेन रिलेटेड पार्टी का रेफरेंस नहीं दिया है। इन माय ओपिनियन रिलेटेड पार्टी का रेफरेंस आना चाहिए था। अगर इंस्टीट्यूट नहीं दे रही है तो ओके अपन भी नहीं देंगे, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ XMP प्राइवेट लिमिटेड for financial year 22-23 after the resignation of RSN company chartered accountant as a statutory auditor of the company। ओके देखिए एक तो अपना 18 वाला क्लॉज यहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ड्यूरिंग द ईयर। RSN company had certain concern on the accounting matter of the company leading to changing of the auditor। इस कारण क्या हुआ है, ऑडिटर का चेंज हुआ है। तो ऑफकोर्स जो इनकमिंग ऑडिटर है उसको रीजन से देखना चाहिए फॉर द चेंज ऑफ ऑडिटर, क्या क्या इश्यूज वगैरह थे। अभी आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल द कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 139 140 आर मेड बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू रेजिग्नेशन एंड रीअपॉइंटमेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट it came to your notice that a survey has been conducted on December 7 2022 by the income tax department, and department has unearthed unrecorded sales of rupees 5 lakh which has been made in cash on different dates during the year 21-22. XMP Private Limited purchased gold from such collection and these transactions are not recorded. Company surrendered and disclosed this transaction before the assessing official
एंड पेड टैक्स देयर ऑन, कंपनी ने क्या किया है, सरेंडर किया है, कंपनी ने क्या किया है, सरेंडर किया है, राइट, अनरिकॉर्डेड इनकम, राइट, कंपनी ने क्या किया है, अनरिकॉर्डेड इनकम को क्या किया है, सरेंडर किया है। ये कौन सा क्लॉज है, 8 क्लॉज है, राइट, कौन सा क्लॉज है, 8 क्लॉज है। यहाँ पे ऑडिटर को इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। However, company has not recorded this transaction in the books of accounts even after surrender before income tax authority, साथ में ध्यान रखना कंपनी ने इसकी प्रॉपर बुक्स ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग इसकी नहीं करी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ध्यान रखना ऑडिटर को इसको डील करना पड़ेगा इन द कारो रिपोर्ट। देखिए एक तो ये दे रहा है कौन सा क्लॉज 18 का रेफरेंस, जो किसकी बात करता है, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द इश्यू ऑब्जेक्टिव और द कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर, राइट। फिर ध्यान रखना सेकंड मैटर किसकी बात करता है, फर्दर इनकमिंग ऑडिटर केम टू नोटिस दैट देयर वर unrecorded cash sales of rupees 5 lakh during the year 21-22 and purchased gold. Company suddenly disclosed this transaction before the assessing office and paid taxes thereon. However, company has not recorded this transaction in books of account even after surrender before income tax authority. Management requested auditor not to report the matters. अब देखिए कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑडिटर इज अंडर ड्यूटी टू रिपोर्ट द मैटर अंडर क्लॉज, ये यहाँ पे गलत आ गया है, यहाँ पे क्लॉज होगा क्लॉज 8 of para 3 of Caro 2020. In addition, auditor is required to determine the impact of undisclosed transaction on the financial statement of current year and make suitable modification in audit report as per requirement of SA 705. अब देखिए अगेन क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या पूछा था, सिर्फ पूछा था यू वांट टू रिपोर्ट द अबव मैटर एज पर कारो, तो अपन ने सिर्फ कारो के हिसाब से कंसिडर किया था। इंस्टीट्यूट ने ध्यान रखना यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को भी कंसिडर किया है। अब ध्यान रखना मैं एक आपको छोटी सी चीज़ एक डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए पेपर हार्ड नहीं होता है, इंस्टीट्यूट इसी क्वेश्चन में ध्यान रखना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज कर सकती है, हो सकता है कि आपको बोल सकते हैं आप क्या करिए प्रोफेशनल एथिक्स से है ना अकॉर्डिंग आप क्या करिए आंसर दीजिए, राइट। हो सकता है अगर इस केस में अगर एक लाइन ऐड कर दूँ कि ध्यान रखना जो इनकमिंग ऑडिटर है उसने ध्यान रखना क्या किया है, आउटगोइंग ऑडिटर से कम्युनिकेशन नहीं किया, राइट, बिफोर एक्सेप्टिंग उसने क्या किया, उससे कम्युनिकेशन नहीं किया या फिर उसके पास कोई पॉजिटिव एविडेंस नहीं है कम्युनिकेशन को लेके, राइट। अगर मान ली छोटी सी चीज चेंज कर देता हूँ और आपको बोल देता हूँ अब आप क्या करिए कमेंट करिए, राइट, तो ध्यान रखना उसमें आंसर चेंज हो जाएगा, उसमें आंसर चेंज हो जाएगा अगर मैं सिर्फ कमेंट करने की बात कर लेता हूँ तो, या फिर मैं बोल देता हूँ कमेंट एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सीए एक्ट एंड कारो, तो ध्यान रखना आपको प्रॉपर उसकी है ना इसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस देखना ये वाला क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन पर रिपीटेड है, इसमें जितनी भी सिचुएशन दे रखी है अपन ऑलरेडी सारा कवर अभी कर चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है SPM लिमिटेड who is about to complete 50 years of age since its incorporation in financial year 23-24, decided during the financial year 22-23 to upgrade its registered office at an important location in Mumbai city. As a part of land package, it decided to acquire a land very adjacent to the site of registered office which had been owned by the Mr. Perry, who is director of a company. Since he was reluctant to part with the ownership, he had been persuaded to convey the property in favor of company in exchange of a site owned by the company located at the very next state to the state where the registered office is situated, which is 1.5 times larger in the area than that of the site owned by the director adjacent to the registered office. Okay, देखिए पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विथ डायरेक्टर, राइट। दूसरा ध्यान रखना ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी ध्यान रखना कवर हो जाएगा। Now, happier with what he was offered in negotiation, Mr. Perry agreed for transferring the property in favor of the company
in a deed of exchange duly executed by the authorized person of the board and Mr. Perry, the registration formality were completed by 31st December 2022. Assuming that you are the engagement part of the audit of the company for the financial year ended 31st March 2023, give a list of additional audit procedure and reporting requirement if any that this transaction might trigger in your audit. ओके तो देखिए अगेन अपन ने पहले ही बोल दिया है, इसमें अगेन सारी चीज रिपीट करी हुई है। ध्यान रखना क्या है, एक तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा ध्यान रखना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो अपन को ध्यान रखना दोनों क्लॉज में अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर से इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। फिर ध्यान रखना यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स अगर बोले हैं तो ध्यान रखना हम इसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह देख सकते हैं। जो नोटिस वगैरह जो है ना भेजा गया होगा फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, हम क्या कर सकते हैं उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, इसका अप्रूवल मिला है जो 192 क्या करता है, मैंडेट करता है, तो हम ध्यान रखना उसकी भी रिपोर्टिंग यहाँ पे करेंगे, राइट। साथ में ध्यान रखना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी ध्यान रखना, इसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर वगैरह बोलता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो भी चेक किया जाएगा, राइट। साथ में हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी लेंगे। साथ में जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जैसे कि 189 में जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन होता है हम क्या करेंगे वो भी चेक करेंगे। साथ में जो फिक्स्ड एसेट को लेकर जो रजिस्टर होता है हम क्या करेंगे उनको भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक तो पहले क्या बोल रही है इंस्टीट्यूट क्लॉज 15 जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग करने की बात कर रही है, राइट। अगेन फिर से सारी चीज रिपीट करी हुई है। देखिए ऑडिटर हैज टू स्टेट द फैक्ट वेदर अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और नॉट। फिर ध्यान रखना दूसरा कहना यहाँ पे ना क्या बोल रहा है कि आपको क्लॉज 13 जो किसकी बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करता है, आपको ध्यान रखना वहां पे भी क्या करना है इसकी रिपोर्टिंग करनी है, राइट। साथ में इसके लिए ध्यान रखना आप सेक्शन 189 में जो रजिस्टर मेंटेन होता है आप क्या करोगे वो भी है ना चेक करोगे। देखिए रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बॉडीज इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, ये वही उसी की बात कर रहा है सेक्शन 189 के जो साथ में रजिस्टर मेंटेन होता है उसी की बात कर रहे हैं। साथ में मूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आप ये भी चेक करोगे। साथ में आप मिनट्स चेक करोगे ऑफ द जनरल मीटिंग एंड द मिनट्स ऑफ डायरेक्टर। साथ में आप रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग भी आप क्या करोगे चेक करोगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द सेम प्रोपोजल वाज अप्रूव्ड इन द जनरल मीटिंग और नॉट। साथ में ध्यान रखना आप उसका जो नोटिस वगैरह जो सर्व हुआ था ध्यान रखना आप उसको भी ध्यान रखना फिर से एक बार रीड आउट कर सकते हो क्या उसमें क्लियर है ना डिटेल दी थी या नहीं दी थी। साथ में ध्यान रखना एज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो ध्यान रखना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप इसका है ना एडिक्वेट डिस्क्लोजर देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए LIU a private limited company based out of Mumbai, company had an authorized capital of rupees 200 lakh and paid up capital plus reserve of rupees 95 lakh एज ऑफ 31st मार्च। ओके पहले इनकी पेड अप कैपिटल रिजर्व बता रहे हैं, राइट। कंपनी कैसे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो टोटल में इतना इनका कितना हो गया 2.95 हो गया। अगर मैं स्मॉल कंपनी देखूं तो अभी तक इनका क्या है पेड अप कैपिटल विद इन लिमिट है ना। ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर द ईयर 31st March द ऑडिटर मैसेज वाइन एसोसिएट नोटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक बार इसके लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं शायद कुछ अपन को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा अगर आपके एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन तो ऑफकोर्स एक पेज से ज्यादा का होगा। एक बार लास्ट की 2 से 3 लाइन देखते हैं। दे बोथ अप्रोच द फर्म पार्टनर मिस्टर वाइन हैज टू रिजॉल्व देयर आर्ग्यूमेंट। मिस्टर वाइन सपोर्टेड जैक व्यू पॉइंट एंड मिस्टर सपोर्टेड जिल व्यू पॉइंट। नाउ बोथ पार्टनर अप्रोच देयर सीनियर पार्टनर टू गेट अ क्लैरिफिकेशन ऑन द सेम। एज अ सीनियर पार्टनर काइंडली क्लैरिफाई करेक्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन देखते कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। चलिए अब देखिए उन्होंने ऑडिट करते हुए क्या क्या पॉइंट नोट्स किए हैं एक बार उनको कंसीडर करते हैं। देखिए पहला क्या है, ऑन 15th December कंपनी हैड टोटल बैंक बोरोइंग ऑफ रुपीज 75 lakh। ऑन द सेड डेट कंपनी रिसीव्ड अ न्यू लोन ऑफ रुपीज 30 lakh फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट दैट वाज टू बी डेवलप्ड। हाउएवर द प्रोजेक्ट वाज जस्ट सेल्ड ऑन 17 December ड्यू टू टेक्निकल रीजन एंड द होल लोन was paid on the same date. During the financial year, a new proceeding was initiated against the company for holding a Benami property worth rupees 2.5 crore. However, the company's legal team had advised
that the case would not withstand the law and would be dismissed during the hearing in April of the next financial year. देखिए पहला तो आपको इसको क्लॉज 1 में ही इसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शंस। क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई है ना बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोसीडिंग है ना इनिशिएट वगैरह हुई है या नहीं हुई है, साथ में कोई पेंडिंग वगैरह है तो ध्यान रखना हमको उसकी भी रिपोर्टिंग करनी होती है, साथ में क्या कंपनी ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, the company had incurred a cash loss of rupees 39 lakh during the financial year compared to cash profit of rupees 15 lakh in the previous financial year. The total turnover of the company for the financial year was rupees 45 crore. Okay, देखिए total turnover of the company for the financial year was rupees 45 करोड़। तो देखिए कंपनी का टर्नओवर कितना है 45 करोड़ है। तो अगेन यहाँ पे ध्यान रखना कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनी का टर्नओवर कितना है 45 करोड़। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा है ना कम इंफॉर्मेशन है, मैं थोड़ा सा एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका टर्नओवर कितना है 45 करोड़ है तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रीवियस ईयर में भी उनका टर्नओवर 40 करोड़ से क्या होगा ज़्यादा होगा, राइट। 40 करोड़ से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इस केस में ध्यान रखना कारो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक रिपोर्टिंग अपन ऑलरेडी देख ली, कौन सा एक तो अपने देख ली बेनामी ट्रांजेक्शन वाली, और दूसरा अपन को एक क्या करना पड़ेगा कैश लॉस वाली अपन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अंडर क्लॉज 17, राइट। अंडर क्लॉज 17 अपन को क्या करना पड़ेगा कैश लॉस वाली की भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर द वाइन एसोसिएट हैड ऑफर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द एक्टिंग एज अ कंपनी ऑडिटर, however they later decided to postpone their resignation to the following year. At the conclusion of audit, there was a difference of opinion between two article assistant Jack and Jill. ओके देखिए यहाँ पे ऑडिटर ने कोई भी रेजिग्नेशन नहीं किया तो इसलिए हमको इसकी रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, यहाँ पे नहीं है। अब देखिए वहाँ पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसमें, आर्टिकल असिस्टेंट कौन थे, आर्टिकल असिस्टेंट जैक एंड जिल। अब देखिए उनमें देखिए दोनों में क्या था मिशन प्रॉब्लम क्या थी दोनों के ओपिनियन में, देखते हैं। अब देखिए there was a difference of opinion between two article assistant Jack and Jill who were assigned to the engagement concerning disclosing the point mentioned above in the company's Caro 2020. Jack was of the opinion that the proceeding initiated under the Benami Property Act need not be disclosed since the expert legal team had informed that the case would not withstand the law. However, he insisted that the cash loss shall be disclosed along with the amount. Jill was the opinion that Caro is not at all applicable to the company. Okay, देखिए दोनों ही गलत कर रहे हैं। पहला तो ध्यान रखना बेनामी प्रॉपर्टी वाला आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और दूसरा जो कारो है वो ध्यान रखना कारो यहाँ पे एप्लीकेबल है। दो they both approached the firm's partner Mr. Wine as to resolve their argument. Mr. Wine supported Jack viewpoint, Mr. S supported Jill viewpoint. Now both partners approached their senior partner to get a clarification on the same. As a senior partner, kindly clarify the correct disclosure requirement. देखिए क्या बोल रहा है, टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज ग्रेटर देन ₹40 करोड़, हेंस कारो 2020 इज एप्लीकेबल टू LIU प्राइवेट लिमिटेड। ओके यहाँ पे अपन थोड़ा सा गलत किया था, ये देखिए थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ऑथराइज कैपिटल लिखा था 200 लाख, और साथ में पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व कितना था 95 लाख। ओके तो ध्यान रखना इनका पेड अप कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व कितना था 95 लाख, दैट इज लेस देन 1 करोड़, राइट। ये उसी की बात कर रहे थे। पर ध्यान रखना अल्टीमेटली उसका टर्नओवर कितना था 40 करोड़ से ज़्यादा था, तो इस केस में ध्यान रखना उस पर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा आंसर एकदम परफेक्ट नहीं दिया है। जो कंपनी बोल रही है बोरोइंग लेस देन ₹1 करोड़ एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट, एक सेकेंड गाइस होल्ड करिएगा। हाँ जी हम कहाँ थे, देखिए यहाँ पे क्या था बोरोइंग लेस देन ₹1 करोड़ एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट।
देखिए अपन को ड्यूरिंग द ईयर देखना पड़ता है, राइट। अगर ड्यूरिंग द ईयर कभी भी ध्यान रखना, अगर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो ध्यान रखना वो लिमिट हम कंसिडर करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट डेट पे ध्यान रखना, बोरिंग वाली लिमिट को अपन कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये जो कंपनी इंस्टीट्यूट जो लाइन बोल रही है अपन को उसी पैटर्न में लेते हैं कि जो बोल रही है कि द बोरिंग आर लेस देन ₹1 करोड़ एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट एंड द ऑथराइज्ड कैपिटल इज ₹200 लेगा इररिलेवेंट टू द करंट सिनेरियो। ओके, तो देखिए अल्टीमेटली क्या है, ध्यान रखिए यहाँ पे टर्नओवर कितना है, 40 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में ध्यान रखना कारो एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज एज्यूम करता हूँ, ध्यान रखना स्मॉल कंपनी केस में अपन क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के फिगर्स देखते हैं। प्रीवियस ईयर का फिगर यहाँ पे अपन को नहीं दिया, सिर्फ अपन को ध्यान रखना करंट ईयर का फिगर अपन को दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिर्फ अपन को करंट ईयर का अपन को फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि प्रीवियस ईयर का फिगर भी ध्यान रखना 40 करोड़ से ज्यादा होगा, तो उस केस में कालो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। चलिए अब आगे देखते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, पहले तो आपको क्लॉज 1 के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फॉर द बेनामी प्रॉपर्टी। वो देखिए क्लॉज क्या बोलता है, वेदर एंड प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट अ कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। If so, whether the company has adequately disclosed the details in the financial statement. In the given situation, a new proceeding was initiated against the company for holding a Benami property worth ₹2.5 crore during the financial year. However, the company's legal team had advised that the case would not withstand the law and would be dismissed during the hearing, which would be held in April of the next financial year. Therefore, the above observation of the new proceeding initiated against a company for holding a Benami property worth ₹2.5 crore need to be disclosed as per clause 1E of the para 3 of the CARO 2020. Right? ध्यान रखना दूसरा आपने बोला था क्लॉज 17 में आपको ध्यान रखना कैश लॉस की भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए ये क्लॉज क्या बोलता है, द ऑडिटर्स हैव इंक्लूडेड अ स्टेटमेंट ऑन वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉस in the given situation. Company had incurred a cash loss of ₹39 lakh during the financial year, hence the cash loss of ₹39 lakh during the financial year need to be reported. अब ध्यान रखना जो मैंने बोला था जो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ये देखिए क्या बोलते हैं, द मेयर फैक्ट दैट द वाइंड एसोसिएट वर थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग डज नॉट मैटर इन द करंट सिनेरियो, हेंस दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द गिवन सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना कारो 2020 होता है कंप्लीट। लास्ट के क्वेश्चन ऑफकोर्स एक बार आप देख के जाना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट 7 to 8 नंबर के आएंगे। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा क्वेश्चन है, या फिर अगर इंस्टीट्यूट में से एक या दो कंडीशन काट लेती है तो अलग बात है, पर ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार जरूर देख के जाना। ये जो रिलेटेड पार्टी नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाले है क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, एक बार इनको भी अच्छे से देख के जाना। इसी के साथ अपना कारो 2020 होता है कंप्लीट, और इसी के साथ अपन भी यहाँ पे अपनी क्वेश्चन सीरीज को करते हैं कंप्लीट। अब देखिए बेसिकली अपन ने दो चीज़ें नहीं करी है। अपन जो एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी अपन इसमें दो स्मॉल सेक्शन अपन ने नहीं किए हैं। एक तो अपन ने सेक्शन नहीं किया है इन्वेस्टिगेशन वाला। देखिए अपना जो चैप्टर है ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक अकाउंटिंग, उसमें अपन ने ड्यू डिलीजेंस कर लिया और फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर दिया। इन्वेस्टिगेशन वाला सेक्शन अपन ने नहीं किया है क्योंकि वो सेक्शन स्मॉल है, ईजी है और डायरेक्ट है, राइट। और लास्ट अटेम्प्ट में भी उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ 100%, आई थिंक उसमें लास्ट अटेम्प्ट में उस पर क्वेश्चन आ गया है। और क्वेश्चन चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है, इतना रेलेवेंट मुझे लग नहीं रहा है, और ईजी भी है। और एक अपन ने नहीं किया है मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। देखिए अपन ने जो सीरीज करी है वो स्टैंडर्ड वाइज करी है, राइट। तो अपन ने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन आया था अपन क्या किया, सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। और वो जो पेंडिंग पार्ट है, राइट, इस चैप्टर का जो पेंडिंग पार्ट है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाले का, अपन उसका पेंडिंग पार्ट नहीं किया। जैसे जो कोर्स ऑफ फ्रेमवर्क वगैरह थे ना, जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क पे जो क्वेश्चन वगैरह थे, या फिर जो फ्लो चार्ट वगैरह पे जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, अपन बेसिक क्वेश्चन नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। वहाँ पे कोई भी केस स्टडी जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसमें से जो अपन ने अपनी ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है, वॉल्यूम 1 का क्या है, वो है लास्ट चैप्टर। एक बार आप आराम से जाके उसको देखना, आपके आधे घंटे में फटाफट वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। उसमें से भी अपन ने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने कुछ स्टैंडर्ड्स में है ना कवर कर दिए थे, कुछ अपन ने डिजिटल ऑडिट में है ना उसके ध्यान रखना क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, वो लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे। आप चाहो तो मैक्सिमम आधे पौन घंटे का आराम से सेल्फ कर सकते हो। उससे बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, ऑफकोर्स अपन क्या करेंगे उस पर भी एक लेक्चर ले आएंगे, राइट। चलिए थैंक यू। इसी के साथ अपनी क्वेश्चन सीरीज होती है कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। राधे राधे।